ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंटी एरिथमिक मेडिकेशन। ये वो मेडिसन है जो एरिथमियास पेशेंट में हम यूज़ करते हैं। एरिथमिया का मतलब ये है एबनॉर्मल रिदम इन द हार्ट। हार्ट की अगर रिदम एबनॉर्मल हो जाए तो उससे पल्पिटेशन हो रही है, पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक है, तो उस रिदम को कंट्रोल करने के लिए हम जो ड्रग देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एंटी एरिथमिक मेडिकेशन कहते हैं। मैं आप लोगों को इसका एक तरीका बता रहा हूँ। देखिए, जब हम ईसीजी करते हैं, ईसीजी में हमें इस तरह जनाब वेव्स नज़र आती है, पी वेव, इसके बाद क्या होता है क्यू आर एस, फिर टी वेव, फिर इस तरह नेक्स्ट पी वेव, फिर इस तरह क्यू आर एस कम्प्लेक्स, फिर टी वेव, फिर इस तरह जनाब पी वेव, क्यू आर एस कम्प्लेक्स एंड टी वेव। ये ईसीजी है। ठीक है, इसमें आप लोगों ने याद क्या रखना है कि अगर देखें ट्रिक देखें, हम जब ईसीजी करते हैं, जिस पेपर पे ईसीजी किया जाता है उसमें डिफरेंट क्या होते हैं? बॉक्सेस होते हैं। इस तरह डिफरेंट बॉक्सेस होते हैं। ये फॉर एग्जांपल बॉक्सेस है, दीज आर बिग बॉक्सेस और स्मॉल बॉक्सेस, बिग बॉक्सेस। और हर बिग बॉक्स के अंदर कितने स्मॉल बॉक्सेस? 5 स्मॉल बॉक्सेस इन अ रो, 25 इन नंबर। ठीक है, देखिए, जब आप एज अ कार्डियोलॉजी के अंदर एज अ डॉक्टर काम करते हैं और आप ईसीजी स्ट्रिप को देखते हैं, तो आप लोगों ने ईसीजी के अंदर जो प्रोमिनेंट वेव है वो कौन सा है? वो आर वेव है। तो आप ऐसा करें कि ये कौन सा वेव है? आर। ये भी क्या है? आर, और ये भी आर वेव है। आप आर वेव को क्या करें? हाईलाइट करें ईसीजी में, सुन ले। और हर दो आर के दरमियान आप किसको काउंट करें? बिग बॉक्सेस को। इसके दरमियान कितने बॉक्सेस है? 3। इसमें कितने हैं? 3। नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 3। अगर पूरी ईसीजी के अंदर हर दो आर के दरमियान नंबर ऑफ बिग बॉक्सेस एक जैसी हो, क्या हो? एक जैसी, चाहे वो 2-2 हो, चाहे वो 3-3 हो, चाहे वो 6-6 हो, लेकिन सब में क्या हो? एक जैसी हो। इसको कहते हैं नॉर्मल रिदम ईसीजी। इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल रिदम ईसीजी। और अगर 2 आर के दरमियान बिग बॉक्सेस, जहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, फिर 4 है, फिर 1 है, तो ये एक जैसे है क्या डिफरेंट? अगर बिग बॉक्सेस बिटवीन आर ये डिफरेंट हो, इसको एबनॉर्मल रिदम, और एबनॉर्मल रिदम ईसीजी इज कॉल्ड एरिथमिया। इसको क्या कहते हैं? एरिथमिया। और एरिथमिया के खिलाफ ड्रग को हम एंटी एरिथमिक मेडिकेशन कहते हैं। सो देख सुन ले एमसीक्यूज कि व्हेन द बिग बॉक्सेस ऑन ईसीजी पेपर बिटवीन 2 आर इज सेम, इट इज कॉल्ड नॉर्मल रिदम ईसीजी। और अगर ये रिदम एबनॉर्मल हो जाए, एबनॉर्मल रिदम इज कॉल्ड एरिथमिया। और एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन देते हैं उसको क्या कहते हैं? एंटी एरिथमिक मेडिकेशन। एक बात और कहने लगा, देखें, हम इस तरह करते हैं कि HR स्टैंड फॉर हार्ट रेट। हार्ट रेट इज इक्वल टू, सुन ले, 300 डिवाइड बाई बिग स्क्वायर। BS स्टैंड फॉर बिग स्क्वायर। सुन ले, अगर आपको कोई ईसीजी पकड़ाए कि इस बंदे की हार्ट रेट मालूम करे, वैसे हार्ट रेट तो ऑटोमेटिकली ईसीजी पेपर पहले का होता है, लेकिन अगर आप एज अ डॉक्टर मालूम करना भी चाहे तो ये फार्मूला है 300 डिवाइड बाई बिग स्क्वायर। इस बंदे की हार्ट रेट कितनी होगी? 300 डिवाइड बाई हर 2 आर के दरमियान कितनी बिग स्क्वायर है? 3। तो 300 डिवाइड बाई 3 इज कॉल्ड 100। इस बंदे की हार्ट रेट 100 है। कितना है? 100 है। एक बंदा है, उसकी हर 2 आर के दरमियान कितने बिग स्क्वायर है? क्या बात? 2-2। इसका मतलब ये रिदम नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? हाँ जी, नॉर्मल रिदम है। वेरी गुड, नॉर्मल रिदम है। लेकिन इस बंदे की हार्ट रेट 300 इज अ फिक्स नंबर। बिग स्क्वायर कितनी है? 2। तो दिस पेशेंट हैज टेकिकार्डिया। हार्ट रेट 100 से ज्यादा है। इस पेशेंट को क्या है? टेकिकार्डिया है। अब अगर एक पेशेंट है, इसमें 2 है, इसमें 3 है और इसमें 2 है, फिर ये अलग टेक्निक है, लेकिन यहाँ पे अब पढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन इस तरह सुन ले कि अगर ये एबनॉर्मल हो और इसका हार्ट रेट किससे ज्यादा हो? 100, तो ये नॉर्मल रिदम है कि एबनॉर्मल? एबनॉर्मल। तो क्या है? एरिथमिया है। लेकिन ऐसा एरिथमिया है जिसमें हार्ट रेट क्या है? 100 से ज्यादा है, इसको टेकी एरिथमियास कहते हैं। क्या कहते हैं? टेकी एरिथमिया, कि हार्ट रेट भी ज्यादा है, रिदम भी एबनॉर्मल है, तो उसको क्या कहते हैं? टेकी एरिथमिया। तो टेकी एरिथमिया के अंदर हार्ट रेट क्या होता है? 100 से ज्यादा, तो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? ज्यादा। तो हम सेल एक्साइटेशन को क्या करेंगे? कम करेंगे, ताकि रेट कम हो जाए और रिदम नॉर्मल हो जाए। तो एंटी एरिथमिक मेडिकेशन के अंदर जितने भी ड्रग्स हम पढ़ेंगे वो एक्शन पोटेंशियल पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? एक्शन। और ये हमने पहले पढ़ा है एक्शन पोटेंशियल, SA नोट की भी पढ़ा है और एट्रियल सेल की भी पढ़ा है। देखें, एक्शन पोटेंशियल हमने ये पढ़ा था कि अगर ये सेल है हार्ट के अंदर, ये सुन ले जल्दी जल्दी, तब जाकर ये ड्रग आप लोगों को समझ आएंगे।
अगर ये एक सेल है हार्ट के अंदर और इस सेल को अगर हम देखें इस पे सोडियम चैनल्स होते हैं कि नहीं, दिस कॉल्ड विच चैनल्स, सोडियम। इसके अंदर दूसरा कौन सा होता है, पोटासियम चैनल्स, और इसके साथ कैल्शियम चैनल्स होता है, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम चैनल। पोटासियम इज ऑलवेज हाई इनसाइड द सेल, सोडियम इज ऑलवेज हाई आउटसाइड द सेल। देखें अगर ये हार्ट के एट्रियम का या वेंट्रिकल का कोई सेल है, ये सुन ले बात, दिस इज अ सेल, अगर आप लोग ये चीज समझेंगे तो ये ड्रग आसान हो जाएंगे। अगर ये मैंने एक सेल लिया है, चाहे वो एट्रिया से हो या वेंट्रिकल से हो, अब इस सेल को अगर हमने कुछ नहीं कहा है, ये रेस्ट में होगा कि एक्टिविटी में, रेस्ट में, तो इसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसको क्या कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अगर इस सेल को हम बाहर से स्टिमुलस देंगे, क्या देंगे, स्टिमुलस, तो स्टिमुलस की वजह से कौन सा चैनल ओपन होगा, सोडियम। तो सोडियम चैनल जब ओपन होगा तो उसमें सोडियम कहाँ से कहाँ आएंगे, बाहर से अंदर जाएंगे, और जब सेल में सोडियम आएंगे इसको कहते हैं सोडियम इनफ्लक्स। इसको क्या कहते हैं, सोडियम इनफ्लक्स। तो सोडियम इनफ्लक्स की वजह से आप लोग मुझे ये बताएं क्या होगा, सोडियम की आने से सेल के अंदर कौन से चार्जेस बढ़ेंगे, पॉजिटिव, और व्हेन सेल बिकम मोर पॉजिटिव चार्ज दिस ग्राफ इज गोइंग अप। इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। याद है, इसको हम क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन इज ड्यू टू सोडियम इनफ्लक्स। ठीक है, जब सोडियम ज्यादा आ जाए तो फिर कौन सा चैनल ओपन हो जाता है ऑटोमेटिकली, पोटासियम, और पोटासियम किधर जाना शुरू करता है, बाहर। तो जब ये बाहर जाएगा तो सेल से कौन से चार्जेस बाहर जाते हैं, पॉजिटिव, तो सेल पे कौन सा चार्ज आएगा, तो ये थोड़ा सा इस तरह नीचे आएगा। इसको कहते हैं इनिशियल रीपोलराइजेशन। इसको क्या कहते हैं, इनिशियल रीपोलराइजेशन। सुन लें, जब पोटासियम थोड़ा सा बाहर जाए तो उसके साथ कौन सा चैनल ओपन होगा, कैल्शियम। तो 2 पोटासियम जब बाहर जाएंगे तो कितने कैल्शियम आएंगे, 1। ये हमने 1 घंटा लेक्चर लिया है पहले, याद है। तो जब 1 कैल्शियम आएगा और 2 पोटासियम जाएंगे तो उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। इसको प्लेटू फॉर्मेशन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेटू फॉर्मेशन। अब कैल्शियम जब ज्यादा आ जाए तो उसका चैनल क्या हो जाएगा, बंद, लेकिन कौन सी चीज जाती रहेगी, पोटासियम, और जब पोटासियम ज्यादा बाहर जाएगा तो सेल अंदर से कौन सा चार्ज, नेगेटिव। इसको कहते हैं फाइनल रीपोलराइजेशन, दैट इज कॉल्ड फाइनल रीपोलराइजेशन। अब ये क्वेश्चन सुन लें, दिस इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल एंड वी स्टडी दिस ऑलरेडी। ये कि फिजियोलॉजी इज अ बेस फॉर फार्माकोलॉजी। इफ यू नो फिजियोलॉजी, अब देखिए मैं फार्माकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ लेकिन इसके लिए फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर एक क्लास वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू नो फिजियोलॉजी वेल, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी इज वेरी इजी। ठीक है, देखें एक्शन पोटेंशियल में डीपोलराइजेशन किस वजह से होती है, सोडियम की अंदर आने से या बाहर जाने से। तो इसको कहते हैं सोडियम इनफ्लक्स। इसको क्या कहते हैं, सोडियम इन हो रहा है, इनफ्लक्स है। फिर रीपोलराइजेशन चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, ये किस वजह से हो रही है, पोटासियम की आने से या जाने से। इसको पोटासियम ई फ्लक्स कहते हैं, ई मीन एग्जिट हो रहे, सेल से बाहर जा रहे, और इसमें प्लेटू में पोटासियम 2 एग्जिट हो रहे, ई फ्लक्स हो रहे, और एक कैल्शियम अंदर आ रहे, इसको इनफ्लक्स कहते हैं। ऐसा है कि नहीं। अब देखिए एक पेशेंट है, उसको इरिथमिया है, सुन ले, इरिथमिया पेशेंट में हार्ट रेट क्या होता है, ज्यादा, इसको हम क्या कहते हैं, टेकी एरिथमियास कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, टेकी एरिथमिया। इसका मतलब यह है कि अगर एक पेशेंट है उसको इरिथमियास है तो उसका हार्ट रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। इंक्रीज का मतलब यह है कि इसका हार्ट रेट 100 क्रॉस कर चुका है, 200 300 में गया है। दूसरी बात उसमें यह है कि जितना हार्ट रेट ज्यादा होगा उतना एक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा कि कम, ज्यादा। इरिथमिया को ट्रीट करने का एक तरीका यह भी है कि हम अगर इस चैनल को ब्लॉक करें, किस चैनल को, सोडियम, तो डीपोलराइजेशन होगा नहीं, तो पूरा पोटेंशियल होगा नहीं, तो सेल एक्साइटेशन नहीं होगा, तो इरिथमिया क्या होगा, कम। तो वन ऑफ द ड्रग इन एंटी इरिथमिक मेडिकेशन इज सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, नंबर 1 पॉइंट। कैल्शियम हेल्प इन मसल कंट्रैक्शन। अगर हम कैल्शियम की आने को ब्लॉक करें तो मसल एक्साइटेशन होगा नहीं होगा, तो इरिथमिया ठीक होगा। तो एक ड्रग होगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये एक एक्शन पोटेंशियल है, ये दूसरा एक्शन पोटेंशियल है, ये तीसरा एक्शन पोटेंशियल है, ये एक एक्शन पोटेंशियल है इस तरह, ये दूसरा एक्शन पोटेंशियल है इधर। इसमें क्या फर्क है, इसमें फर्क ये है
ये जल्दी आता है, जल्दी वापस खत्म होता है, और फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है। ये आता जल्दी है लेकिन खत्म लेट होता है, दूसरे को आने में टाइम लगता है। बात समझ आ रही है? अगर ये वाला पैटर्न हम लगाए ये वाला, तो इसमें रिदम क्या होगा? ज्यादा एबनॉर्मल। लेकिन इरिथमिया कंट्रोल के लिए हमने एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को बढ़ाना है या कम करना है? बढ़ाना है। तो ये जो ये वाला फेज है, इसको हम फाइनल रिपोलराइजेशन कहते हैं। ये किस वजह से होता है? अगर मैं पोटासियम चैनल को क्या करूं? ब्लॉक, तो पोटासियम ज्यादा निकलेगा कि आहिस्ता आहिस्ता? तो जब ये आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा तो ये ज्यादा टाइम लेगा, तो दूसरे पोटेंशियल आने में ज्यादा टाइम लगेगा कि नहीं? तो हार्ट रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एक ड्रग होगा पोटासियम चैनल ब्लॉकर, और अगर हम बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करें तो हार्ट रेट क्या होगा? कम। तो एक ड्रग क्या होगा? बीटा ब्लॉकर्स। तो बस ये चीजें याद रखें। एक्शन पोटेंशियल अगर आप लोगों को याद आ जाए ना, दिस इज वेरी इजी, ठीक है। एंटी इरिथमिक मेडिकेशन के 4 क्लासेस है। कौन से? 4। नंबर 1 क्लास इज कॉल्ड सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। नंबर 2 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, पोटासियम चैनल ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर्स। तो आज के बाद एज अ डॉक्टर अगर आप लोग FCPS में जाए, स्पेशलाइजेशन में जाए, जितने भी ड्रग्स आप लोग इरिथमिया में पढ़ेंगे ये 4 क्लासेस में आते हैं। कितने में? 4। फिर से सुन ले सारे। फर्स्ट क्लास ऑफ एंटी इरिथमिक ड्रग इज कॉल्ड सोडियम चैनल ब्लॉकर। सारे पढ़ ले। कौन से है? सोडियम चैनल ब्लॉकर। फिर नेक्स्ट क्लास इज कॉल्ड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। थर्ड इज कॉल्ड पोटासियम चैनल ब्लॉकर, और द फोर्थ इज कॉल्ड बीटा ब्लॉकर। तो आप लोग हेडिंग देंगे क्लास 1 ड्रग। अभी हम क्लास 1 से स्टार्ट करेंगे। आज बीटा 1 एक्टिविटी। अगर बीटा 1 रिसेप्टर कहां पे है? हार्ट में। अगर इसको हम एक्टिवेट करें तो हार्ट रेट इंक्रीज, लेकिन इरिथमिया में हम हार्ट रेट को क्या करेंगे? तो हम बीटा ब्लॉकर देंगे, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर हाइपरटेंशन में भी यूज होता है, बीटा ब्लॉकर इरिथमिया में यूज होता है। जी जी। डिजॉक्सिन के लिए कंट्राइंडिकेशन हुक्म हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टेड कार्डियोमायोपैथी HOCM, उसमें हाइपरट्रोपी होती है। इधर देखिए सुन ले, गुड क्वेश्चन ही रेस, अप्रिशिएटेड। देखिए ये क्वेश्चन इसने कर्ल वाले से पूछा है। दिस इज द हार्ट, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट, इसके दरमियान ये क्या है? वेंट्रिकल सेप्टम है। इस सेप्टम पे मसल होते हैं। इधर सुन ले, अगर ये मसल इस तरह इंक्रीज हो जाए साइज में, इसको हम कहते हैं हाइपरट्रोपी। जी, इंक्रीज इन द साइज ऑफ मसल इज कॉल्ड हाइपरट्रोपी। तो इसका मतलब हाइपरट्रोपी है। और इसमें ब्लड का आगे जाना ब्लॉक किया है कि नहीं? नेरो हो जाता है ना जगह, इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्टेड है। हार्ट का मसला कार्डियो है और मसल का इशू है तो मायोपैथी है। हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टेड कार्डियोमायोपैथी। इसमें हार्ट रिलैक्स नहीं करेगा कि कंट्रैक्ट नहीं करेगा? रिलैक्स नहीं करेगा, क्योंकि जगह बहुत कम पड़ गया है। तो कंट्रैक्शन तो है लेकिन रिलैक्सेशन, और डिजॉक्सिन हार्ट को क्या करता है? कंट्रैक्ट, वो रिलैक्सेशन नहीं करता। तो इसमें तो हमें क्या चाहिए? रिलैक्सेशन चाहिए, और इसमें कंट्रैक्शन तो ऑलरेडी ज्यादा है, तो डिजॉक्सिन दे सकते हैं? नहीं। तो लेकर डिजॉक्सिन इज नॉट गिवन इन हुक्म डिजीज। डिजॉक्सिन का काम है हार्ट को कंट्रैक्ट करना, और उसमें पहले से कंट्रैक्शन तो है लेकिन क्या नहीं है? रिलैक्सेशन। तो डिजॉक्सिन वाले टॉपिक में नीचे लेके, डिजॉक्सिन इज कंट्रा इंडिकेट इन हुक्म हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टेड कार्डियोमायोपैथी। ओके, अब फिर से आप लोगों की रिस्पांस चाहिए 1 मिनट। एंटी इरिथमिक मेडिकेशन में हम 4 तरह के ड्रग देंगे। फर्स्ट इज कॉल्ड सोडियम चैनल ब्लॉकर, सेकंड इज कॉल्ड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, थर्ड इज कॉल्ड पोटासियम चैनल ब्लॉकर एंड फोर्थ इज कॉल्ड बीटा ब्लॉकर, ठीक है। तो अभी आप लोग हेडिंग देख क्लास 1 ड्रग। अभी हम क्लास 1 पढ़ेंगे। बेस समझ गए कि नहीं? इरिथमिया की बेस ये है। देखिए, अगर आप लोग बुक में जाकर फिर पढ़ेंगे ना, बाद में बुक ने तो रैंडम लिखा है आगे पीछे, मतलब पता नहीं कौन कौन सी कंसेप्ट को मिलाकर लेके, लेकिन ये बुक है। देखें, इस बुक के अंदर जब आप लोग एंटी इरिथमिक ड्रग पढ़ेंगे, इसमें ये डायग्राम नजर आ रही है कि नहीं? तो ये डायग्राम सारे किस पे उन लोगों ने बनाए हैं? एक्शन पोटेंशियल पे बनाए हैं कि नहीं? क्योंकि ऑल ड्रग्स ऑफ द इरिथमिया वर्क ऑन द एक्शन पोटेंशियल ग्राफ। ये सारे इस ग्राफ पे काम करते हैं। इफ यू नो द ग्राफ, फिर ड्रग्स पढ़ना आसान हो जाता है, ठीक है। तो पहले लेके क्लास 1 ड्रग। क्लास 1 ड्रग all is a group known as sodium channel blockers।
सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, क्लास 1 ड्रग को हम मजीद डिवाइड करते हैं 3 ग्रुप्स में। कितने ग्रुप्स में? 3 में। तो क्लास 1 इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। नंबर 1 क्लास 1A, नंबर 2 क्लास 1B एंड क्लास 1C। ये 3 तरह के ड्रग है। अब ड्रग चाहे क्लास 1A में हो, B में हो या C में हो, सब तो क्या है? क्लास 1 है। तो सब का काम क्या है? सोडियम चैनल ब्लॉकर है। लेकिन सब की जो इंडिकेशन है, किन किन जगहों पे यूज करते हैं, वो क्या है? वो डिफरेंट है। तो क्लास 1 एज अ होल सारे क्या है? सोडियम चैनल ब्लॉकर है। लेकिन इसको फर्दर डिवाइड किया गया है कितनी क्लासेस में? 3 में। क्लास 1A में, क्लास 1B एंड क्लास 1C। क्लास 1A के अंदर जो ड्रग आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट ड्रग इन दिस क्लास इज कॉल्ड प्रोकेनामाइड। प्रोकेनामाइड प्रोकेनामाइड इज अ एंटी एरिथमिक ड्रग प्रेजेंट इन क्लास 1A। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर जो ड्रग आता है दैट इज कॉल्ड क्विनिडीन। इसके अंदर कौन सा ड्रग आता है? क्विनिडीन। इसमें जनाब क्विनिडीन इज द ड्रग। ठीक है, QUINIDINE, क्विनिडीन। द थर्ड इज कॉल्ड डाइसोपेरामिड। डाइसोपेरामिड, फेसबुक पे जितने पेजेस है उसमें से इसके क्वेश्चन बार बार आते हैं। ठीक है, क्लास 1A के अंदर कितने ड्रग्स आते हैं? 3। फिर से पढ़ ले शाबाश। फर्स्ट इज प्रोकेनामाइड, सेकंड इज क्विनिडीन एंड डाइसोपेरामिड। इसको क्या कहते हैं? डाइसोपेरामिड। ये 3 ड्रग है। क्लास 1B के अंदर लेके लाइडोकेन। इसके अंदर जो ड्रग है दैट इज लाइडोकेन। और इसमें जो नेक्स्ट ड्रग आता है क्लास 1B के अंदर दैट इज कॉल्ड मैक्सिलेटिन। मैक्सिलेटिन। दीज 2 ड्रग आर प्रेजेंट इन क्लास 1B। ठीक है, क्लास 1C के अंदर जो ड्रग है, नंबर फर्स्ट इज फ्लेकिनाइड। फ्लेसिनाइड भी लोग कहते हैं, फ्लेकिनाइड भी कहते हैं। और फ्लेकिनाइड या फ्लेसिनाइड के साथ साथ प्रोपाफिनोन। सो दीज आर द ड्रग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम। ठीक है, तो क्लास जी हाँ, डाइसो ये वाला क्लास 1C फ्लेसिनाइड। फ्लेसिनाइड या फ्लेकिनाइड दोनों ठीक है। सीनाइड या कीनाइड। फ्लेकिनाइड एंड प्रोपाफिनोन, दीज आर द ड्रग प्रेजेंट इन क्लास 1C। पहले तो एज अ डॉक्टर ये पता होना चाहिए कि कौन सा ड्रग किस क्लास का मेंबर है। तो क्लास 1A में कितनी है? 3। क्लास 1B 2 और क्लास 1C में 2 ड्रग्स आते हैं। अब इन सब का काम है एक्शन पोटेंशियल के अंदर किस चैनल को ब्लॉक करना? सोडियम। मैं ऐसा करता हूं, इन सब के सामने एक एक पॉइंट में लिखता हूं, लेकिन ऐसा करें इन सब ड्रग के नीचे लेके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबका एक जैसा। These agents block sodium. These agents block sodium channel and increase depolarization क्या? डिक्रीज। अगर सोडियम चैनल नहीं आएगा, ब्लॉक होगा, तो एक्शन पोटेंशियल होगा नहीं। सो डिक्रीज एक्शन पोटेंशियल। और ये भी एमसीक्यूज है कि सोडियम चैनल ब्लॉकर के जितने भी ड्रग है कि एक्शन पोटेंशियल के किस फेज पे काम करता है? आंसर इज डीपोलराइजेशन। इसको क्या कहते हैं? डी। और मैंने आप लोगों को फेजेस बताए थे, फेज 0, फेज 1। डीपोलराइजेशन को फेज 0 कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फेज 0। तो ये जनाब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सबका एक जैसा। ठीक है, अब इधर आते हैं प्रोकेनामाइड की तरफ। इसके जो एमसीक्यूज है, प्रोकेनामाइड इज अ ड्रग which is used in the treatment of arrhythmia of class 1A, but it can cause butterfly rash on the face. Butterfly rash on the face. ये फेस के ऊपर बटरफ्लाई रेश कराता है, साइड इफेक्ट है इसका। इसका यूज तो एरिथमिया है ना, एरिथमिया में देते हैं। और ये किस एरिया, किस फैमिली का ड्रग है? शाबाश, क्लास 1A। लेकिन इस ड्रग से सिर्फ ये रिस्क होता है कि जो लोग ये यूज करते हैं तो उसकी रेशेस आ जाती है। कहाँ पे? फेस के ऊपर। इसका साइड इफेक्ट है। और इस रेशेस को हम मेलर रेश भी कहते हैं, MALAR, मेलर रेश। मेलर रेश एमसीक्यूज है।
मेलर रेश को हम एक और नाम भी देते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज लूपस रेशिस। इसको क्या कहते हैं? लूपस रेशिस, या इसको हम कहते हैं SLE लाइक सिम्टम, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस लाइक सिम्टम, ये भी इसको हम कह सकते हैं। मैं यहाँ पे पिक्चर देख रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं ग्रुप में फिर दे दूँ, उस ग्रुप में पिक्चर को देखते ही आप लोग पहचानेंगे कि ये बटरफ्लाई क्या है, रेश है। बटरफ्लाई रेश जनाब वैसे एक ऑटो इम्यून डिजीज में होती है। द ऑटो इम्यून डिजीज विच अफेक्ट मल्टीपल सिस्टम इन द बॉडी इज SLE। तो SLE लाइक रेशेज होती है, बटरफ्लाई रेश, ठीक है। देखें इस फीमेल को देखें, इस फीमेल की जो फेस है इसके ऊपर रेशेस है कि नहीं, ये बिल्कुल बटरफ्लाई जैसा दिख रही है कि नहीं, इसको हम बटरफ्लाई रेशेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बटरफ्लाई रेशेस। इस जैसा रेशेस अगर किसी से निकले और वो कोई एंटी एरिथमिक ड्रग ले रहा हो तो वो कौन सा ड्रग होगा? प्रोकेनामाइड होगा, ठीक है। इसको हम कौन सी रेशेस कहते हैं? बटरफ्लाई रेश। ये मैं आप लोगों को फिर ग्रुप में भेज देता हूँ, ठीक है। अब इधर देखे इस पूरे कहानी से साइड पे लेके बटरफ्लाई रेश, ये एग्जाम्पल MCQs है। बटरफ्लाई रेश ऑन द फेस, नंबर 1 आंसर इज प्रोकेनामाइड। प्रोकेनामाइड, बात है नहीं, प्रोकेनामाइड is a drug used in the treatment of arrhythmia can cause butterfly rash on the face as a side effect. Number 1. Another drug is called hydralazine. ये क्या है? Hydralazine. Hydralazine is a vasodilator. ये क्या है? Vasodilator है। Hydralazine जो लोग लेते हैं ये वेसल को डायलेट करता है और BP को कम करता है। इट इज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ये एंटी हाइपरटेंसिव है, लेकिन इसकी साइड इफेक्ट भी क्या है? बटरफ्लाई रेश है। और नंबर 3 इज आइसोनियाजिड। इसके बाद क्या आता है? आइसोनियाजिड, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी पेशेंट में आइसोनियाजिड यूज होता है, और आइसोनियाजिड भी क्या कराता है? बटरफ्लाई रेशेस कराता है। और एक और ड्रग भी आजकल, चौथा ड्रग भी लोग याद करते हैं, मैंने कल बताया था कई दहाइयों से सेफेस्ट ड्रग इन प्रेगनेंसी फॉर हाइपरटेंशन इज अल्फा मिथाइल डोपा। ये बताया था कि नहीं? एल्डोमेट के नाम से इसकी टैबलेट आती है। इट आल्सो कैन कॉज बटरफ्लाई रेश। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे, कभी कभार एग्जामिनर वाइवा लेता है कि प्रोकेनामाइड का साइड इफेक्ट क्या है, आंसर इज बटरफ्लाई रेश। तो एग्जामिनर अगर आपको खुश मतलब देखना चाहते हो, वो आपसे ये पूछता है कि कैन यू नो सम अदर ड्रग विच कैन आल्सो कॉज बटरफ्लाई रेश। तो देखिए, यस, प्रोकेनामाइड के साथ साथ हाइड्रोलाजीन, आइसोनियाजिड एंड अल्फा मिथाइल डोपा। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, it is used in the treatment of tuberculosis and it is used in the treatment of hypertension in pregnancy। इसका मतलब एक प्रेग्नेंट फीमेल है, वो ड्रग ले रही थी फॉर हाइपरटेंशन बट सडनली शी डेवलप बटरफ्लाई रेश, तो वो कौन सा ड्रग होगा? अल्फा मिथाइल डोपा। टीबी का पेशेंट है, पल्मोनरी टीबी का पेशेंट है, वो ड्रग ले रहा था लेकिन उस ड्रग की वजह से उसको बटरफ्लाई रेशेस आ गए, तो वो कौन सा ड्रग होगा? आइसोनियाजिड, ठीक है। तो इस तरह चीज़ें याद रखें। तो प्रोकेनामाइड इज एंटी रिथमिक ड्रग कैन कॉज बटरफ्लाई रेश। नेक्स्ट, क्विनिडीन के नीचे लेके साइड इफेक्ट्स, इसकी साइड इफेक्ट्स लेके कि व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ क्विनिडीन। क्विनिडीन कैन कॉज टिनाइटस। ये क्या कराता है? टिनिटस का मतलब क्या है? टिनिटस मीन रिंगिंग सेंसेशन इन द एयर। मतलब इस तरह बंदा फिर कहता है कि मेरे कानों में सीटी की आवाज़ आ रही है। कभी कभार वैसे जो है ना कानों में आवाज़ आ रही है होती है कि नहीं, इसको कहते हैं टिनिटस। टिनिटस से मुराद यह है विस्लिंग साउंड, विस्लिंग, ये सीटी की आवाज़ है कानों में, या रिंगिंग सेंसेशन इन द एयर इज कॉल्ड टिनिटस। टिनिटस के साथ साथ इट कैन कॉज हेडेक। ये क्या करा सकता है? हेडेक। तो ये क्विनिडीन कैन कॉज हेडेक, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। और वर्टिगो, व्हाट इज वर्टिगो? स्पिनिंग ऑफ एवरीथिंग अराउंड द पर्सन, दैट इज कॉल्ड वर्टिगो, सर के चक्कर, ठीक है। ये कितनी साइड इफेक्ट करा सकता है? 3। MCQs सुन ले, बिग MCQs है कि अगर एक बंदा है वो एंटी रिथमिक ड्रग ले रहा था और उस एंटी रिथमिक ड्रग की वजह से पेशेंट को वर्टिगो हुआ है, हेडेक और टिनिटस हुआ है, इन तीनों को इकट्ठा हम कहते हैं सिंकोनिज्म। इसको हम क्या कहते हैं? सिंकोनिज्म। तो सिंकोनिज्म इज अ साइड इफेक्ट ऑफ क्विनिडीन एंड सिंकोनिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी थिंग्स? 3 थिंग्स। इसमें वर्टिगो, हेडेक और इसके साथ साथ द पेशेंट विल डेवलप टिनिटस। इन 3 चीज़ों को इकट्ठा हम सिंकोनिज्म कहते हैं जी। टिनिटस मीन रिंगिंग सेंसेशन इन द एयर,
या whistling sounds in the air, that is called tinnitus. Disopyramid, it is can cause heart failure. ये क्या करा सकता है? Heart failure. So it is not given to a patient who has already heart failure because it can cause a heart failure. ये हार्ट को बेग बनाता है और हार्ट को फेल करा सकता है. सो ये सारे ड्रग है इरिथमिया के लिए, लेकिन सबकी साइड इफेक्ट डिफरेंट है. चले जी, एक और एमसीक्यूज क्वेश्चन आता है कि एग्जामिनर ये पूछता है कि ऐसा ड्रग बताए, मलेरिया इज काज बाय विच स्पीशी. मलेरिया की काज क्या है? प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम नाम सुने कि नहीं? प्लाज्मोडियम के टाइप्स किसको नाम आते हैं? प्लाज्मोडियम स्पीशीज के टाइप्स कौन कौन से हैं? कभी नाम सुने हैं? हाँ जी, प्लाज्मोडियम, हाँ जी, एक होते फेल्सिफेरम. प्लाज्मोडियम कौन सा? फेल्सिफेरम. एक होते प्लाज्मोडियम ओवेल, एक होते प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. नेक्स्ट इज प्लाज्मोडियम मलेरिए, और द लास्ट जो आजकल नया आया है इसको प्लाज्मोडियम नॉवलिसी कहते हैं. ये 5 स्पीशीज है प्लाज्मोडियम के जो मलेरिया कराते हैं. द मोस्ट कॉमन मलेरिया इज काज बाय प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, बट द डेंजरस मलेरिया इज काज बाय प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम. वो मलेरिया जिसके साथ इंसान की डेथ चांसेस बढ़ती है वो प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम होता है, क्योंकि दिस इज द ओनली मलेरिया विच कैन डैमेज द ब्रेन. और अगर प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम मलेरिया किसको डैमेज करें? ब्रेन. इसको कहते हैं सेरेब्रल मलेरिया. इसको क्या कहते हैं? सेरेब्रल मलेरिया. सेरेब्रम को डैमेज करते हैं ब्रेन को. देखें, डेंजरस मलेरिया कौन सा है? फेल्सिफेरम है. मोस्ट कॉमन कौन सा है? वाइवेक्स है. ठीक है. मलेरिया के ड्रग कौन बता सकता है? मलेरिया में कौन कौन से ड्रग यूज होते हैं? वन ड्रग इज कॉल्ड क्विनीन. कौन सा ड्रग होता है? क्विनीन. एक होते हैं क्लोरोक्विन. ये नाम सुने का नहीं? क्लोरोक्विन, प्रेमाक्विन. ये ड्रग किस में हम यूज करते हैं? मलेरिया. और एक ड्रग होते हैं क्विनिडीन. कौन सा ड्रग होता है? क्विनिडीन. इसका मतलब क्विनिडीन इज अ ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया एंड सेम ड्रग आल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इरिथमिया. ये एमसीक्यूज भी आता है. तो अगर एक पेशेंट है, वो मलेरिया का पेशेंट है, उसको टिनाइटस, वर्टिगो और हेडेक हो गया, तो वो भी क्या होगा? सिंकोनिज्म. तो मलेरिया पेशेंट में सिंकोनिज्म का साइड इफेक्ट भी किस ड्रग का होगा? क्विनिडीन का होगा, क्योंकि सेम ड्रग आल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इरिथमिया. किस में यूज करते हैं? इरिथमिया. तो देखें, एंटी मलेरियल ड्रग कैन कॉज सिंकोनिज्म, आंसर विल बी क्विनिडीन. और एंटी इरिथमिक ड्रग कैन कॉज सिंकोनिज्म, आंसर विल बी क्विनिडीन. क्लियर है? दोनों का सेम है. लाइडोकेन के बारे में एमसीक्यूज लिखे. लाइडोकेन के लाइडोकेन इज अ ड्रग विच इज यूज फॉर लोकल एनेस्थीजिया. हम किस में यूज करते हैं? लोकल एनेस्थीजिया. इसको हम लेग्नोकेन भी कहते हैं. लेग्नोकेन नाम सुना है कि नहीं? लाइडोकेन को हम क्या कहते हैं? लेग्नोकेन. इट इज आल्सो नोन एज लेग्नोकेन. लेग्नोकेन का और नाम क्या है? जाइलोकेन. इसको जाइलोकेन भी कहते हैं. जाइलोकेन, लेग्नोकेन, लाइडोकेन इज अ लोकल एनेस्थेटिक बट इट इज आल्सो ट्रीट इरिथमिया. ये क्या? इरिथमिया भी ट्रीट कर सकते हैं. मतलब दिस ड्रग हैज आल्सो एंटी इरिथमिक प्रॉपर्टी. ठीक है. इसका एमसीक्यूज ये है. मैक्सिलिटीन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो क्लास 1B है इसके नीचे लेके एमसीक्यूज दोनों के लिए सेम. इसका एमसीक्यूज तो ये है कि ये लोकल एनेस्थेटिक भी है और एंटी इरिथमिक भी है. इन दोनों के जो एमसीक्यूज है वो ये है. दीज आर, ये किस क्लास की बात कर रहा हूँ? बी. बेस्ट फॉर पोस्ट MI इरिथमिया. इसका मतलब क्या है? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? पेशेंट को MI हुआ था. MI मीन हार्ट अटैक. पहले हार्ट अटैक हुआ था, उसके बाद पेशेंट को क्या हुआ? इरिथमिया. हार्ट अटैक के बाद इरिथमिया के लिए बेस्ट ड्रग इज क्लास 1B ड्रग्स. या आप मैक्सिलिटीन देंगे या लेडोकेन देंगे. इसका मतलब अगर MI के बाद इरिथमिया हो जाए, उन इरिथमिया को ट्रीट करने के लिए जो बेस्ट ड्रग यूज होती है वो क्या है? क्लास 1B है. ठीक है. दे आर कॉल्ड क्लास 1B ड्रग. ओके जी. नेक्स्ट पॉइंट, इस क्लास 1C के बारे में याद रखें. नीचे इन दोनों के नीचे लेके दीज ड्रग्स आर कंट्रा इंडिकेट, के मतलब नहीं दे सकेंगे इन पोस्ट MI इरिथमिया. अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है. ठीक है. क्लास 1C
क्लास 1C के जो ड्रग है ये हम MI के बाद एरिथमिया में नहीं दे सकते, इट कैन डैमेज द हार्ट अलॉट, ठीक है। तो अगर एक पेशेंट है उसको जनाब एरिथमिया हुआ है लेकिन उसको पहले से एक MI भी हुआ था, तो MI के बाद एरिथमिया में द बेस्ट मेडिकेशन इज क्लास 1B, लेकिन MI के बाद एरिथमिया में जो ड्रग नहीं दे सकते तो वो कौन से होंगे, क्लास 1C है। तो क्लास 1C उधर देते हैं जिधर पे क्लास 1A काम ना करें। अगर क्लास 1A फेल टू वर्क द नेक्स्ट ऑप्शन इज क्लास 1C, लेकिन पोस्ट MI के बाद हम एरिथमिया में क्लास 1C नहीं देते। अब इधर देखें, इसका मतलब कि पोस्ट MI ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को एग्जामिनर बताएगा